हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरबा टीम। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा कि मैं अपने इस सेशन में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। और उन सारी चीज़ों को टारगेट करते हुए मैं आज सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, जिसमें मैं 11th 12th के बच्चों के लिए और भी एग्जामिनेशन को सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है। हाँ, ये बेसिकली मैंने पहले कहा था कि मैं मैथ्स की क्लासेस लेकर आऊँगा एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए। बट फ्रेंड्स, अभी मेरे पास क्या है कि कंटेंट तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लेवल पर ले जाकर, और मैं उस कंटेंट को लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। बट कुछ तो शुरुआत करनी होगी ना अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, ताकि आपको कहीं ना कहीं से आप किसी न किसी बच्चे को सपोर्ट मिल सके। ठीक है। और मेरा टारगेट ये है कि मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं चल रहा हूँ कि मेरे को नई एसएससी वालों के लिए पर्टिकुलर बनाना है, नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैं सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो एजुकेशन के मामले में बहुत ही वीक है। ठीक है। एजुकेशन के मामले में बहुत वीक है, क्या इन द सेंस मैं कह दूँ कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और वो कोर्स नहीं ले पाते हैं। ऐसे तो यूट्यूब पे आप कहोगे कि बहुत सारी वीडियो हैं, हाँ वीडियो हैं आपकी यूट्यूब पर, ये गारंटी है। आपको मिलेंगे भी, सेशंस भी मिलेंगे। बट यूट्यूब के जितनी भी वीडियोस क्लासेस आपको मिलेंगे, वो दोहरा सेशन के क्लासेस मिलेंगे। दोहरा सेशन क्या कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सारी चीज़ें फ्री दूंगा। ठीक है। हर एक कोर्स अपलोड करूंगा, हर एक चैप्टर अपलोड करूंगा, हर एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा। पर फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद एक नया उनका फेज आता है। नया फेज क्या आता है, उस फेज में वो कहते हैं क्या, नए फेज में कहते क्या है कि मेरा एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाओ, मेरे कोर्स का परचेज करो, ये जो वीडियो देख रहे हो डेमो वीडियो है। बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ें मिलेंगी वो फ्रेश मिलेंगी, आप लोगों के लेवल पे मिलेंगी। और कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मैं कुछ भी डिफरेंस नहीं करूँगा। अगर आप अपना एप्लीकेशन भी, अपना खुद का एप्लीकेशन भी प्रिपेयर करता हूँ, तो उस पर भी मैं सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा, पूरी की पूरी चीज़ें। ठीक है। हाँ, जैसे कि लेक्चर क्लासेस जो होंगे हमारी, वो आप लोगों के लिए फ्री होंगे। बट उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होंगे, उनके चार्ज लगेंगे। बट अब भी ऐसा कोई मेरा मैटर नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँ या कोई एप्लीकेशन डेवलप करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट यूट्यूब पे सारी चीज़ें मेरा फ्री आप लोगों को लिए मिलने वाली है। आप इसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको सपोर्ट मिले। ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्जामिनेशन, एनडीए, जो भी। ठीक है। या आप कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जनरल साइंस में फिजिक्स का सब्जेक्ट आता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनकर आता है। तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन अपना एक अच्छा वेटेज रखता है फिजिक्स में। ओके। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और ये आपका कोट है, ये आपका कोट है, टू मूव्स फॉरवर्ड एंड गेट योर गोल्स। आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करो, आगे बढ़ते जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। क्योंकि अपने लक्ष्य को चाहते हो प्राप्त करना, अपने गोल्स को लेना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंटिन्यूअस आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके। अब हम ओवरव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इस सेशन में आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इस सेशन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि आपको जो ये ओवरव्यूज में बता रहा हूँ, ठीक है, जो ओवरव्यूज बता रहा हूँ, मैं ग्रेविटी तक, ठीक है, ग्रेविटी तक मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है, वो सारे टॉपिक मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरा वीडियो
आप लोगों के लिए लंबी ना हो और आप अच्छे से इससे कंसंट्रेशन के तरीके से देख सकें, ठीक है। क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने की वजह से क्या होता है कि बच्चे बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं और देख नहीं पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ और काफ़ी अच्छे से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगा। तो आइए टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस सेशन में। दोस्तों, पहला मेरा टॉपिक होगा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थर्ड हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ फ्रॉम मोशन ऑफ मून्स। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्रेविटी। फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस। फिर हम डिस्कस करेंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। फिर हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद हम लास्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोल दिया, यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, जो ये टॉपिक मैं डिस्कस किया हूँ, मेंशन किया हूँ अपनी स्क्रीन पर, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ठीक है। हमारा जो भी लेक्चर वीडियोस आएंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे आपके एग्जामिनेशन से, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनकर आते हैं और आप उस क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, बकवास के टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे वे में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। ये कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस कहता क्या है? सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करूंगा फ्रेंड्स आपसे, ये कैपलर साहब हैं, कैपलर साहब जो हैं वो क्या है, एक फिजिसिस्ट है, ठीक है। कैपलर साहब क्या है, एक फिजिसिस्ट है और उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने प्लैनेटरी मोशंस का लॉ दिया, ठीक है। उन्होंने प्लैनेटरी मोशंस का लॉ दिया और ये एक जो थे ना, फिजिसिस्ट भी कह सकते हो, ये मैथमेटिशियन भी कहलाते हैं, कभी कभी ये एस्ट्रोलॉजर भी कहलाते हैं, और ये जर्मन के रहने वाले थे। कैपलर साहब कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जैसे कि कहा जाता है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमारे न्यूटन सर ने दिया, कि बिल्कुल सही बात है कि न्यूटन सर ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, बट न्यूटन सर ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हवा में तो दिया नहीं, किसी चीज को तो बेसिस बनाया होगा। तो जो उनका बेसिस था ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देने का, वो कैपलर साहब का प्लैनेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट था, जिसके बिहाफ पे उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया। क्या किया, जिसके बिहाफ पे उन्होंने हमें ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया। और कैपलर साहब की हम बात करें तो कैपलर साहब ने अपने प्लैनेटरी मोशंस के लॉ को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन साहब के ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला, कैपलर साहब के बेसिस पे, जो कैपलर साहब का लॉ है, उनका कंक्लूजन ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी है। क्लियर, कैपलर साहब का जो लॉ है, उनका कंक्लूजन ही हमारा क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। मैं उससे रिलेटेड कभी ना कभी एक सेशन रखूंगा, लाइव सेशन जरूर रखूंगा, जहाँ पे हम पूरे डाउट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कैपलर साहब के फर्स्ट लॉ के बारे में। कैपलर साहब ने 3 लॉ दिया, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। ये भी हम जान लिए कि कैपलर साहब के लॉ के बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी निकल कर आती है, जिसको न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। बट वो तीनों लॉ क्या है, वो तीनों बेसिस क्या हैं, ठीक है, उनको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूटन कैपलर साहब का फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट बने, ऑर्बिट मीन्स क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं क्लियर बता दूं, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा होता है, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है,
कक्षा होता है, या ये बोल सकते हो पाथ ऑफ प्लैनेट। ठीक है, पाथ ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हो, मतलब ग्रह पथ। ठीक है, जिसमें हमारा ग्रह होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। तो कक्षाओं के नियम, फर्स्ट लॉ को कहते हैं कक्षाओं के नियम हिंदी में। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला एवरी प्लैनेट मतलब सभी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सभी प्लैनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इट मीन्स परिक्रमा करते हैं ऑन द पाथ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल मतलब क्या होता है, इलिप्टिकल माने क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, इलिप्टिकल का मतलब होता है आपका, इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको। इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार आवृत्ति। ठीक है, ओके, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के जो सन के अराउंड पाथ बना होता है, जिसमें हमारे प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं। वो पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और जो सन होता है, सन हमारा मूव नहीं करता है, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सन जो होता है वो हमारा रिवॉल्व नहीं करता, वो स्टेबल होता है, अपनी जगह पे फिक्स होता है। ठीक है, अब ऐसा कहोगे कि सर सन हमारा क्या होता है, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, यही ना, पूरब में उगता है और पश्चिम में पश्चिम में डूबता है। ओके, ओके, कहते हो ना आप। ठीक है, ये कहते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो सन, अब सन स्टेबल होता है, ये क्लियर हो गया। जब हमारा सन स्टेबल होता है, ठीक है, तो वो स्टेबल होकर क्या हमें करता है, क्यों स्टेबल रहता है। सच बोलूं तो दोस्तों, सन हमें लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक फोकस के रूप में वो स्टेबल होता है, एक फोकस के रूप में स्टेबल होता है, जहां से सारे प्लैनेट को एक एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में एक एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हमारा प्लैनेट को एक प्रॉपर बैलेंसिंग मिलती है, जिसके वजह से वो रिवॉल्व कर पाते हैं। दैट क्लियर। सेकेंड बात करते हैं हम लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्षेत्रीय चाल का नियम। क्षेत्रीय चाल का नियम, ये क्या होता है, क्षेत्रीय चाल का नियम। आपको स्क्रीन पर मेरा ये डायग्राम दिख रहा होगा। ओके, आपको ये मेरा डायग्राम दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सन है, जो आप देखिए कर्सर मेरा दिख रहा होगा, ये हमारा सन है, और इसे हमने यस से डिनोट किया है। और ये देखिए हमारा कोई प्लैनेट है, ठीक है, सन स्टेबल है, और ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है, ये हमारा इलिप्टिकल पाथ है, जहां पे हमने 4 पॉइंट लिया हुआ है पी क्यू आर एस। ये इलिप्टिकल पाथ है। ओके, अब हम हमारा जो प्लैनेट होगा, केयर कीजिएगा दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारा जो प्लैनेट होगा सन के रिस्पेक्ट में कैसा मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा,
वो एंगुलर मोशंस करेगा। ठीक है, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंगल, क्योंकि सन भाई हमारा स्टेबल हो गया, उसके एंगल के फॉर्म में वो अपने पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा। अब देखिए हमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल का सेक्शन डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमारा कोई रेफरेंस एक्सिस ले लिया, ठीक है, ओके, ये हमारा थीटा हो गया, पी रेफरेंस एक्सिस और क्यू के बीच में जो एंगल बना वो थीटा बना, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्लैनेट मान लो पी पॉइंट पर है, किस पर है, पी पॉइंट पे, ओके, पी पॉइंट पर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमारा क्या हो रहा है कि सन तो स्टेबल है, हमारा प्लैनेट ही रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट हमारा पी से क्यू पॉइंट पे गया, तो कितना एंगल चेंजिंग हुआ, जो एंगल पोजीशन चेंज हुआ, एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ, वो डी थीटा कहलाया। उसी प्रकार हमारा प्लैनेट आर पे पहुंचा, फिर यस पर आया, तो क्या चेंजिंग हो रहा है, डी थीटा में चेंजिंग हो रहा है, और उसका क्षेत्रीय चाल क्या होंगे, कैसे हम निकालेंगे, जो पोजीशन चेंज हो रहा है, कहाँ गया, जो पोजीशन हमारा चेंज हो रहा है, ओके, हमारा जो पोजीशन चेंज हो रहा है, मैंने हैचिंग भी किया है, हैचिंग भी किया है, इस हैचिंग को देखिए, यही हमारा इस एरिया को कवर करने में जो वेलोसिटी आएगी, करने में जिस वेलोसिटी से वो इस एरिया को कवर किया होगा, इन दोनों एरिया को, वही हमारा क्षेत्रीय चाल कहलाता है। क्या, इस हैचिंग वाले एरिया को जिस वेलोसिटी से उन्होंने कवर किया होगा प्लैनेट ने, वही हमारा एरियल वेलोसिटी कहलाता है। समझ में आया रिलेशन? आइए स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट की हम बात करेंगे तो द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन crosses the same area in the same time interval. The line joining any planet, कोई भी प्लैनेट जो लाइन ज्वाइन है सन के साथ, उसे क्रॉस करने में सेम एरिया इन द सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में उसी एरिया का, मतलब ये एरिया जो है वो एरिया, दोनों एरिया सेम है, और दोनों को क्रॉस करने में जो टाइम इंटरवल आता है, टाइम इंटरवल आता है वो सेम आता है, ठीक है, और इनका जो एरिया है, आप बता रहे हैं कि यस आर और यस 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 आर के बीच का एरिया, और यस पी क्यू की एरिया दोनों बराबर हुई, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, प्लैनेट का एरिया ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं। dA is equals to area of QSP, सन से Q के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है, सन से Q के बीच का डिस्टेंस R है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एरिया क्या होगा, ये जो हमारे एरिया बनेगा, ठीक है, फॉर्म ऑफ कर्वियल ट्रायंगल कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये हमारा PQ एक कर्व के फॉर्म में होगा, और ये पॉइंट S से मिला है, तो ये कर्वियल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो हम एरिया का सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू PQ, मतलब जो कर्व वाला फॉर्म है, ठीक है, वो हमारा कर्व वाला जो फॉर्म है, PQ हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और QS या ESP हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जब Q है, R एंगुलर पोजीशन डिस्टेंस हुआ, R डिस्टेंस पे है, तो हम R इंटू डी थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, R इंटू डी थीटा लिख दिया, और SP का डिस्टेंस की वैल्यू दिया R, तो dA इक्वल टू हाफ R स्क्वायर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, dA बाई डी टी हो गया हाफ R स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का आप फॉर्मूला जानते होंगे, आई इंटू ओमेगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है, और वहां पे हम रिलेशन इनका देखेंगे।
बट फिलहाल हम यहाँ पे केवल डायरेक्टली देखते हैं J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई एम आर स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाता है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू जे बाई एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जे बाई टू एम, ये हमारा निकल कर आ जाता है। थर्ड लॉ जो हमारा आता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमको मिलते हैं और हमें इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। ये क्या कहते हैं, द स्क्वायर पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है वो डी है, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा उसका स्क्वायर इलिप्टिकल मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल, जो कि मैंने लिखा हुआ है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू। आप इस तरह लिख सकते हो डी क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो। यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बन सकता है, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे बनेगा आपका इस यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनने का, तो आप लिख सकते हो d1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर। आप यहाँ से फॉर्मूला लेकर एक फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कि मैंने बताया कैपलर साहब के बेसिस पे इन्होंने दिया, तो मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। आप देखो ये दो हमारे प्लैनेट है या दो ऑब्जेक्ट है, यम मास का ये है, ये कैपिटल यम मास का है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा है, ठीक है, सेम नेचर के फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, मतलब दोनों प्लैनेट के मास का प्रोडक्ट उस पर लगाए गए फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच में मान लो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, आर डिस्टेंस पे, तो आर का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है हमारा फोर्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एक सीक्वेंस फॉर्म में, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू कैपिटल एम, फिर हमने लिखा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, फिर हमारा बन जाता है ये फॉर्मूला एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप एक और डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बना सकते हो, f1 बाई f2 इज इक्वल टू m1 स्मॉल m1 कैपिटल M1 इंटू r2 स्क्वायर अपॉन m2 स्मॉल m2 कैपिटल M2 इंटू r1 स्क्वायर। आप ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब प्रोफेशनल की सैंपल हटाते हैं, कभी भी कोई भी प्रोफेशनल के सिंबल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट जरूर आएगा, कांस्टेंट के बिहाफ पर ही हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आया है वो क्या है, कैपिटल जी। तब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम सिंपल सा जान लेते हैं कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, ओके। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं किसका, ग्रेविटेशनल लॉ का, मून के मोशन से। मून के मोशन से हम ग्रेविटेशनल लॉ को वेरीफाइड कर लेते हैं कि क्या हमारा ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन साहब ने दे दिया है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसका
इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं, कि यूजलेस है, उसे हमें देखना पड़ेगा ना। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे रेफरेंस बनाया गया मून के मोशंस को। मून के मोशंस के बिहाफ पे ग्रेविटेशनल लॉ का वेरिफिकेशन लेकर आया गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं, डायरेक्टली मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बकवास नहीं करूंगा, टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ मून्स, एक रिवोल्यूशन ऑफ मून्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज का टाइम लगता है। मतलब मून को अपना परिक्रमा करने का पूरा, एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 27.3 डेज का टाइम लगता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये ले लीजिए आपका अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है, सॉरी ये अर्थ है, ये आपका मून है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है आर्यम, आर्यम क्यों? रेडियस ऑफ मून, ओके। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, उसका डिस्टेंस क्या है? आर्यम है, और जो कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लगेगा उसका सिंबल टी होता है, ठीक है। ये दो चीजें हमें मानना होगा। क्या होगा दोस्तों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा काम करेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। AC is equals to V square by R, AC is equals to V square by R, फिर देन हमारा होता है AC is equals to V square by RM, ओके। स्मॉल r की जगह पर हम RM लिख सकते हैं, हो गया। V is equals to हम लिख सकते हैं 2 पाई RM, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2 पाई RM by T, लिख सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे वी स्क्वायर की जगह पे, तो हमारा AC इक्वल टू हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कंप्लीट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई नहीं होगा, 2 पाई रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये मिस्टेक हुआ है, 4 पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, या तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा केवल, या तो यहाँ पे अगर हम होल स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे भी 4 की जगह पे 2 पाई होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आरएम की वैल्यू होती है हमारी क्या? 3.8 इंटू 10⁸, मतलब अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा 3.80 10⁸ मीटर्स। टाइम पीरियड कितना आता है? 27.3 डेज। उसको हम क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो हमारा सेकेंड में वैल्यूज आ जाती है 2.36 इंटू 10⁶ सेकेंड। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं कितना आता है, 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया, 4 पाई स्क्वायर इंटू 3.80 इंटू 10⁸ अपॉन 2.36 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ जाती है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जी की वैल्यू हमारी होती है, ठीक है, न्यूटन साहब का ग्रेविटी से हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल को रिलेट करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो ग्रेविटी की वैल्यू से हम इंटर रिलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ग्रेविटी की वैल्यू हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कहीं कहीं आपको 9.81 मिलेगा, कहीं कहीं हम 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमने 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, और ए बाई जी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के बीच में रिलेशन हम देखते हैं, क्या कहते हैं, रेशियो लेकर देखते हैं, तो हमारा हो जाता है 0.0027 अपॉन 9.80, यहाँ पे हो जाता है ए बाई जी इज इक्वल टू 27.98, ठीक है। ए बाई जी की वैल्यू हमारी आती है 1/3600,
और a बाई जी से हमारा वैल्यू आ जाता है 1/60 स्क्वायर, 1/60 स्क्वायर। तो यहाँ से जो ग्रेविटी का वैल्यूज आएगी, ठीक है, ग्रेविटी की जो वैल्यूज आएंगी मून पर, ठीक है, मून के मोशन पर जो ग्रेविटी की वैल्यूज आएगी वो कितना आएगी, 60 स्क्वायर टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। मतलब कि अर्थ के सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के 3600 गुना हमारा ग्रेविटी की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, ग्रेविटी। ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटी इज दैट टाइप ऑफ फोर्स which is supporting to attract any particle to the center of earth, center of earth। मतलब ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करने में सपोर्ट करता है किसकी तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। और जो हमारा ग्रेविटी होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी के बिहाफ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन का स्टडी करते हैं। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगा जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पूरा टॉपिक देखेंगे, पूरे अच्छे से देखेंगे, और जितना अच्छे से समझ सकते हैं उतने अच्छे से मैं समझाऊँगा और हम समझने की कोशिश भी करेंगे, और इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज़ और बता दूं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट सेम है, इनके टर्म्स केवल डिफरेंस होते हैं। अगर आप इनको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके एक टॉपिक से दोनों चैप्टर तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, जैसे ग्रेविटी हमारा खत्म होगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आऊँगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम पढ़ने के बाद दोनों का समरी लेकर आएंगे और दोनों के समरी में देखेंगे कि क्या कैसे रिलेट होते हैं और क्या क्या टर्म्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट सेम है, उनका समरी भी हम देखेंगे, ताकि हमारा एक टॉपिक एक चैप्टर से दो चैप्टर तैयार होंगे। फिजिक्स हमारा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है अगर हम समझना चाहें तो। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है, 100% श्योर मैं आपको बहुत इजी बना कर दूंगा फिजिक्स। ओके, तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंशियली वीक हैं और इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम फेस ना करे, हमारे इस चैनल पर आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपका डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप हमसे कमेंट करके बोलिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।